हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट पर हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ये यूनिट जो है हमारी एक छोटी यूनिट है, प्रैक्टिकल से टच यूनिट है, यानी इसका जो मैटर है, जो इसके चैप्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं। इसमें 4 पार्ट है अपने चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20, जिनमें से जो 18वां पार्ट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल का मैटर है, इसलिए हमने नोट्स के अंदर अभी फिलहाल वो 18वां पार्ट नहीं किया। 17वां पार्ट एक छोटा पार्ट है जो एक पेज का है। इस पार्ट की स्टार्टिंग इस शब्द से होती है जो यूनिट का नाम है। यहाँ वनस्पति विज्ञान आपके टच में है। वनस्पति विज्ञान जिसको हमने बॉटनी नाम दिया था, विज्ञान की एक शाखा है जहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वनस्पतियों के बारे में, यानी पेड़ पौधों के बारे में। उसमें भी ये शब्द लग गया आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी इकोनॉमिक बॉटनी। वनस्पति विज्ञान में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक महत्व के पादपों की, यानी विज्ञान की वह शाखा जहां हम आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। और इस शाखा के अंदर बहुत से पौधे हैं जो आर्थिक महत्व के हैं, जिसका जिक्र करने के लिए एक वैज्ञानिक का हमने जिक्र किया है, हिल ने पौधों को बांटा है और उसने एक किताब में अपने पौधों का वर्णन किया जिसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। उस पौधे के वर्णन में उसने 4 प्रकार के पौधे बांटे हैं, खाद्य पादप, सह खाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप। ये पढ़ने वाला पाठ है पूरा है, क्योंकि ये छोटा पाठ है और इसमें सारे मैटर जो है अपने दैनिक जीवन के टच वाले टॉपिक। खाद्य पादप, इसमें वो पौधे आएंगे जो खाने पीने से संबंधित हैं, जिसमें अनाज आ गया, दालें आ गई, सब्जियां आ गई, फल आ गए, ये सब खाने से संबंधित है। सह खाद्य पादप, जिनको सीधे नहीं खाया जाता लेकिन खाने में ये यूज जरूर होता है, जैसे मसाले सीधे नहीं खाते हैं पर खाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेय पदार्थ में पीने योग्य, जैसे चाय कॉफी इसमें आती है। औषधीय महत्व के पौधे में वो पौधे जिनसे डायरेक्ट औषधि मिलती है या जिनसे धूमपान वाले पदार्थ मिलते हैं, जैसे निकोटीन, तंबाकू। औद्योगिक पादप, वे पौधे जिनसे उद्योगों के उत्पाद मिलते हैं, जिनमें रेशे वाले हैं, जिनसे कपास वगैरह रेशे मिलते हैं। रबड़ का पादप है। तेल वाले जैसे सरसों वगैरह जिनसे तेल मिलता है। शर्करा वाले जैसे गन्ना। तो ये जितने भी पौधे हैं ये सब आर्थिक महत्व के पादप हैं, जिनका जिक्र चैप्टर नंबर 17 में किया हुआ। तो एक छोटा पार्ट है जहां से अगर कुछ बन सकता है तो इसकी परिभाषा एक सवाल बन सकता है पेपर के लायक। हमने लास्ट बात करी थी अभी 17वें पार्ट पर। 18वां पार्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल का है टॉपिक, इसलिए 19वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। 19वां पार्ट है जिसका नाम ये प्रतिपालनीय कृषि, और ये पार्ट हमारा 2 नंबर का टॉपिक निकला, क्योंकि इसमें गिनती के 4-5 टॉपिक हैं जिनको सब पाठों के अंदर जो ये टॉपिक्स बन रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ये 2-2 नंबर की शॉर्ट नोट बन सकते हैं। स्टार्टिंग इस पॉइंट से करते हैं। प्रतिपालनीय कृषि, नॉर्मली खेती में हम फसलों का इस्तेमाल करते हैं, फसलों का उपयोग करते हैं, उनको हम उगाते हैं, पालतू पशुओं का भी यूज़ करते हैं। प्रतिपालनीय कृषि एक ऐसी ही खेती है जहाँ पर हम फसल, पालतू पशु इनका उपयोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं। तो जब प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जो खेती होगी वो प्रतिपालनीय कृषि कहलाएगी, जिसका सामान्य अर्थ होता है टिकाऊ खेती, यानी ऐसी खेती जो लंबे समय तक टिक सके, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। तो यहाँ खेती का एक नया तरीका है जहाँ पर हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कुछ विशिष्ट तरीके यूज करने होंगे जो ये है, यानी पाठ के ये टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला शब्द है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सामान्यतः खेती के अंदर जो किसान होता है वो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करता है, जिनमें रासायनिक उर्वरक हो गए। रासायनिक उर्वरकों के 1-2 उदाहरण आपके दिमाग में होंगे, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया। इसके अलावा किसान जो नाशक कीट होते हैं, यानी कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए रासायनिक कीटनाशक यूज करता है। ये दोनों केमिकल्स हैं और केमिकल्स कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैविक कृषि का मतलब ऐसी कृषि जहां पर इन केमिकल्स के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जैविक उत्पादों का। तो जब केमिकल्स का उपयोग ही नहीं करेंगे तो खेती में जो प्रकृति है, मिट्टी है, उसको नुकसान नहीं होगा। जैविक उत्पाद के रूप में क्या क्या, जैसे गोबर की खाद,
सबसे बढ़िया उदाहरण ये। गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो फसल है उनके अवशेष, जैसे फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जैविक कृषि एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कृषि जहाँ केमिकल्स या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उत्पादकों का उपयोग करते हैं। सेकंड शब्द है मिश्रित कृषि। सामान्यतः अगर हम खेती करते हैं और खेती के साथ साथ खेती पर आधारित उद्योग भी करते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि। जैसे एक बड़ा फार्म हाउस है, फार्म हाउस का मतलब एक बहुत बड़ा खेत मान लो आप, उस बड़े खेत के अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उसमें हम फसल भी उगा रहे हैं और फसल के साथ साथ हम फसलों पर आधारित कुछ उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन, गोबर गैस उत्पादन, पशुपालन, ये भी कर रहे हैं। तो जब हम फसलों के साथ साथ इनको भी करते हैं तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो मिश्रित कृषि कहलाएगी, यानी ऐसी कृषि जहाँ खेती के साथ साथ खेती पर आधारित उद्योगों को भी किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर कोई अपशिष्ट नहीं बनता। उसकी एक वजह है, बहुत आसान उदाहरण से समझिए आप। जैसे देखो फसल है, मान लो यहाँ पर कुछ पौधे लग रहे हैं, अब देखिए इन पौधों से जो चारा मिलेगा, अवशेष मिलेंगे, वो पौधों के लिए तो अपशिष्ट है, लेकिन उन अवशेषों का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, पशुपालन में। पशुपालन किया, पशुपालन को पशुओं को चारा उपलब्ध कराया, चारा उपलब्ध कराने पशुओं का जो मल है वो पशुओं के लिए तो अपशिष्ट है, लेकिन वो मल यानी गोबर वो कहाँ काम आ सकता है, गोबर गैस उत्पादन में। गोबर गैस उत्पादन के पश्चात अभी हम इसको आगे जिक्र भी करेंगे, गोबर गैस उत्पादन में गोबर गैस भी बनती है और खाद भी बनता है। उस खाद का इस्तेमाल वापस किसके लिए कर सकते हैं, फसलों के लिए। मधुमक्खी अगर हम पाल रहे हैं तो मधुमक्खी परागण में मदद करती है, जिससे फसलों को क्या होगा, फायदा। कुल मिला के ये सारे एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले उद्योग हैं, जिससे एक उद्योग का अपशिष्ट यानी गंदगी दूसरे उद्योग में काम आ जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा है, यहाँ पर गंदगी नहीं बनती है, अपशिष्ट नहीं बनता है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला शब्द है फसल चक्र। फसल चक्र जो है वो उस पर अक्सर 2 नंबर का सवाल बन जाता है। मान लीजिए हम एक खेत है जिस खेत में लगातार एक ही फसल बो रहे हैं, जैसे मान लो इस खेत में लगातार सरसों बो रहे, तो जब 4-5 साल लगातार सरसों बो रहे हैं तो सरसों को क्या है, कुछ विशिष्ट तत्व ही प्रकृति से चाहिए, मिट्टी से चाहिए, सारे तत्व नहीं चाहिए, कुछ विशेष तत्व इसको चाहिए। मान के चल रहे हैं सरसों को चाहिए सोडियम, सरसों को चाहिए पोटेशियम, लेकिन सरसों जो है वो कैल्शियम नहीं ले रहा है, या सरसों जो है वो आयरन नहीं ले रहा। तो धीरे धीरे जब लगातार सरसों बोएंगे तो मिट्टी में किसकी कमी हो जाएगी, इनकी, क्योंकि इनका लगातार सरसों उपयोग कर रहा है लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा, तो ये बढ़ जाएंगे। तो जब खेत में एक ही फसल को बार बार बोया जाता है तो खेत में पोषक पदार्थ यानी खनिज लवण उनका क्या हो जाता है, उनका एक असंतुलन पैदा हो जाता है। इस असंतुलन से आने वाली जो फसलें हैं उनको नुकसान होगा। इस असंतुलन को ही रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खेत में फसल जो है वो बदल बदल कर बोनी चाहिए, यानी एक साल कुछ तो अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और। तो उससे क्या है, मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो एक छोटा क्वेश्चन होता है तो फसल चक्र क्या है और उसका महत्व बताइए। तो आप जिक्र करेंगे फसल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ एक खेत के अंदर फसलों को बार बार बदल बदल कर बोया जाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, और इस संतुलन को बने रहने से मिट्टी को, प्रकृति को और आने वाली फसलों को लाभ पहुंचता है। अगला शब्द है मिश्रित शस्य उत्पादन। ये शब्द आपको कंफ्यूज कर सकता है। खेती और खेती पर आधारित उद्योगों को एक साथ करना, और शस्य उत्पादन का मतलब फसल उत्पादन। इसमें क्या है, जैसे एक खेत है, उस खेत में एक साथ एक से ज्यादा फसल बोई जाती है। जैसे उसमें एक पौधा तो मुख्य पौधा होता है और एक पौधा साइड यानी सहायक पौधा होता है।
ये आमतौर पर उस जगह किया जाता है जहाँ पानी की जो है कमी पाई जाती है। जैसे पानी की कमी से मान लो एक फसल अगर खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल से थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। तो मिश्रित शस्य उत्पादन एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर एक खेत के अंदर एक से अधिक फसलों का एक साथ उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी, इन दोनों फसलों की ज़रूरतें यानी कि आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वरना इन दोनों में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होने से फसलों का उत्पादन गिर जाएगा। यानी इन दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग होनी चाहिए। इसको कुछ तत्व चाहिए, इसको कुछ तत्व चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर इन दोनों को एक ही तत्व चाहिए होगा तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन। तो ये भी एक शब्द हो गया। नेक्स्ट शब्द है जैव पीड़कनाशी। जैव पीड़कनाशी में पहले आप इस शब्द को समझिए, पीड़क क्या होता है। पीड़क को अंग्रेजी में पेस्ट कहते हैं, और पेस्ट शब्द का मतलब होता है नाशक, कीट। एक शब्द ये भी समझ सकते हैं, जैसे अभी आजकल एक टिड्डी दल की समस्या चल रही है, और टिड्डी दल जो है वो नाशक कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वे कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पीड़क या पेस्ट कहते हैं, और फिर इनको मारने के लिए किसान पीड़कनाशी केमिकल यूज करता है। ये रसायन है, और ये रसायन जो है फसलों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, कीटों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लो किसान ने खेत में डीडीटी छिड़क दिया, तो ये डीडीटी जो है दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव डालेगा, कीट पर भी और फसल पर भी। और जब फसल में डीडीटी हानिकारक प्रभाव करेगा तो ऐसी फसल किस पर हानिकारक प्रभाव डालेगी, मानव पर। तो कुल मिला के इन केमिकल्स या रासायनिक पीड़कनाशियों से मनुष्यों को, फसलों को नुकसान पहुंचता है। अब किया क्या जाए, जैसे पीड़कनाशी अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये जो पीड़क है वो फसलों को खराब करेंगे और किसान को नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए आजकल जो एक नया विकल्प आया है वो आया है जैव पीड़कनाशी। जैव पीड़कनाशी वे सजीव है जो नाशक कीटों को मारते हैं। जहां पर सबसे बढ़िया उदाहरण जो अक्सर बायोटेक में भी है और पेपर में भी आता है, बीटी पादप। ये एक विशेष प्रकार के पौधे हैं जिनको ट्रांस